नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय सीरीज में। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने कौन सी बुक लेकर आए हैं? कौन सा खजाना आपके सामने खुलने वाला है स्पिरिचुअलिटी का? फ्रेंड्स, आज जो बुक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट बुक है फ्रेंड्स। ये बुक है फ्रेंड्स लॉब्सेंग ग्राम्पा जी की 3 लाइव्स। लॉब्सेंग ग्राम्पा जी मेरे फेवरेट और एसोटेरिक ऑथर हैं और उनकी कई किताबों ने मुझे बहुत डीपली टच किया है। इनफैक्ट जो मेरी पहली किताब जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी, वो थी यू फॉरएवर, जो कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं एक स्पिरिचुअल क्लासिक है। तो आज हम बात करते हैं लॉब्सेंग ग्राम्पा जी की 3 लाइव्स। फ्रेंड्स, वो एक बहुत सेलिब्रेटेड ऑथर हैं एसोटेरिक टीचिंग एंड लर्निंग मेटाफिजिकल मैटर्स के। तो उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी हैं, जैसे 3 लाइव्स हो गई, जैसे द थर्ड आई हो गई। थर्ड आई भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक रही है, उनकी बेस्ट सेलर बुक रही है। उन्होंने ऐसी कई किताबें लिखी हैं। फ्रेंड्स, 3 लाइव्स एक बुक है जिसमें लॉब्सेंग ग्राम्पा जी शुरू में ही बोल देते हैं कि इसको फिक्शन समझने की गलती मत करना। ये उतनी ही सच है जितनी आपकी एग्जिस्टेंस। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है इस किताब को शुरू करने का, क्योंकि लोगों को जनरली कम विश्वास होता है आफ्टर लाइफ के बाद। और ये जो बुक हम बात करने जा रहे हैं, ये फ्रेंड्स 3 लोगों की लाइफ, डेथ और आफ्टर लाइफ के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, कौन है ये 3 लोग? सबसे पहला पात्र हमारे सामने जो आता है उसका नाम है मॉली ग्राबर। मॉली ग्राबर एक क्लीनर है और उसकी काफ़ी टफ लाइफ है। वो अपना कार्ट लेकर जाता है और साइड वॉक्स होती हैं उनको क्लीन करता है। ये उसका काम है। उसकी ज़िंदगी में बहुत ही बोरिंग और डल एग्जिस्टेंस है। बस काम किया और घर गए, अकेले रहते थे वहाँ पर भी। तो मॉली ग्राबर अपना कार्ट लेकर चल पड़ते हैं और अपना काम करते हैं। उनको ये सवाल उठता है कि क्या आपस में क्लीनर्स बात कर रहे होते हैं, क्या तुम्हें डेथ के बाद की लाइफ में कुछ विश्वास है? तो सब लोग कहते हैं अरे नहीं, डेथ के बाद क्या लाइफ होती है, हम यही खत्म हो जाते हैं, ये हम मिट्टी से बने, मिट्टी में मिल जाते हैं और हमारा यही पर अंत हो जाता है। लेकिन एक उनमें से बोलता है कि अरे तुमने उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी। वो डॉक्टर्स ने उसको मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन वो वापस आया, वो दोबारा जिंदा हो गया और उसने बहुत ही अजीब अजीब चीजें बताई डेथ के बाद की लाइफ के बारे में। तो सभी एक दूसरे को देखते हैं थोड़े हैरान परेशान कि अच्छा ये एनडीई केस था फ्रेंड्स। तो अरे अरे अच्छा, ऐसा होता है क्या? पता नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं, ये तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे करके बात आई गई हो गई फ्रेंड्स। उनको पता चलता है कि अच्छा, उनके यहाँ पे घर के आसपास एक ऑथर रहता है, उसका नाम है रामपा। और रामपा जो है वो बहुत किताबें ऐसी अजीब अजीब लिखता है आफ्टर लाइफ के बारे में। और आफ्टर लाइफ भी कोई चीज़ होती है? अरे मैंने तो मौली बोलता है, अरे मेरे पास सामने तो एक किताब आ भी गई थी उसकी, मैंने तो उसको ऐसे ही साइड पर रख दिया। क्या लिखता है ये सब? क्या होता है? क्या होती है आफ्टर लाइफ? कुछ नहीं होता ये सब। ऐसे फ्रेंड्स आपस में संवाद कर रहे होते हैं। इतने में उनका थोड़े टाइम बाद बॉस से भी ऐसे ही बातचीत होती है। तो बॉस कहते हैं अरे हाँ, मेरी वाइफ भी ये रामपा की बहुत किताबें पढ़ती है और मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है वो जो बातें बताती है। तो पता नहीं यार डेथ के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता। ऐसे फ्रेंड्स आपस में बातचीत चल रही है। हमको मॉली के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि वो एक एथीस्ट है, नॉन बिलीवर। तो उसको कोई गॉड में विश्वास नहीं है, कोई उसको आफ्टर लाइफ में विश्वास नहीं है। उसके हिसाब से हम अभी हैं, अगले पल नहीं है और हम वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। बहुत स्ट्रांग इस बिलीफ को वो पकड़ कर रखता है। अपना रोज़मर्रा का काम कर रहा होता है। एक दिन क्या होता है कि एक बच्ची पानी में गिर जाती है, पानी के लेक में गिर जाती है। उसको बचाने के लिए मौली वहीं पर छलांग लगा देता है पानी में और उसके कपड़े पूरे भीग जाते हैं। बच्ची बच जाती है, बच्ची को बाहर निकालता है और बच्ची की माँ उसी पर इल्ज़ाम लगाती है कि ये बच्ची की एक कैप भी थी, तुमने ज़रूर चोरी कर ली होगी, इतनी सुंदर मैंने उसको कैप लेके दी थी। ऐसे वो काफ़ी डिस्गस्टेड होता है। बहुत ठंड लग रही होती है, लेकिन सोचता है अरे अभी अभी हवा में चलते चलते कपड़े सूख जाएंगे। कपड़े तो सूख गए, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते तो बहुत तेज़ बुखार भी हो गया और इतना तेज़ बुखार हुआ कि उसको होश ही नहीं थी कि वो कहाँ है। आंखें खोलते हैं, उसको पता चलता है वो हॉस्पिटल में है। तो हॉस्पिटल में कई टेस्ट होते हैं, कई कहते हैं अरे तुम बच जाओगे मौली, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मौली की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती गई और एक दिन वो प्रीस्ट आया मौली से मिलने के लिए कि अच्छा इसको कुछ समझाएं, गॉड के बारे में कुछ बताएं, ये गॉड में बिलीव करता है या नहीं।
तो मौली में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, पर मौली सुन रहा होता है, सब बोलते मौली कहते हैं गॉड क्या होता है, मेरे लिए किसी गॉड ने कोई कुछ नहीं किया, मैं एक अनाथ हूँ, मैं अपने माँ बाप को जानता भी नहीं हूँ, मेरे पिता कौन से हैं, कई कई आदमियों में से मेरे पिता कौन से हैं, मैं ये जानता भी नहीं हूँ, मेरे लिए किसी गॉड ने क्या किया, बस मुझे एक नौकरी मिल गई, अब मुझे और क्या करना है यहाँ पर। दोनों की बहस हो जाती है और मौली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती उसकी बॉडी। अपने अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर तो वो पहुंच ही गया था, और इसी में इतने ही में ही फ्रेंड्स उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको लोग बचाने की कोशिश करते हैं, उसको डॉक्टर्स रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आता। अब मौली की यात्रा शुरू हो गई दूसरी साइड की, द अदर साइड जिसको हम बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, मौली को ऐसा लगा कि वो एक ट्यूब के थ्रू जा रहा है, एक ट्यूब से पास कर रहा है। उसको लग रहा है कि अच्छा बस ये ट्यूब खत्म होने ही वाली है, आगे थोड़ा 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 धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और सोचता है कि अरे मैं तो बहुत देर से आगे बढ़ रहा हूँ, ज़रा 2 मिनट सांस ले लूँ, सांस ले लूँ, अपने मेरे दिल की धड़कन थोड़ी शांत हो जाए। सांस लेने के लिए वेट करते तो वो रियलाइज करता है कि उसको तो सांस आ ही नहीं रही। दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करते हैं तो उसको पता चलता है अरे दिल तो धड़क ही नहीं रहा, मैं कहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं मृत हूँ, मैं कौन से स्टेट में हूँ। ट्यूब का रास्ता अभी और भी आगे लंबा था, लगता है कि कुछ रोशनी है ट्यूब के अंत में। आगे आगे बढ़ता जाता है फ्रेंड्स, और वो एक ऐसे प्लॉप करके बाहर निकलता है उस ट्यूब में से, और जहाँ निकलता है वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, कोई प्रकाश नहीं है। बॉडी को फील करने की कोशिश करता है, बॉडी को फील नहीं कर सकता। सांस को फील करने की कोशिश करता है, सांस नहीं फील कर सकता। तो समझ ही नहीं पाता कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ आ गया, ये मेरे साथ क्या हो गया। ये सोच रहा है कि मैं जिंदा हूँ, मैं मेरी डेथ हो गई है, मैं अगर मर चुका हूँ तो मैं सोच कैसे सकता हूँ। ये फ्रेंड्स, ये सवाल उसके लिए बहुत बड़े हो गए थे। मर गया हूँ तो सोच कौन रहा है। जैसे उसके मन में ये थॉट आता है, इमीडिएटली उसको उसकी डेड बॉडी को दिखा दिया जाता है। उसको ऐसा लगता है कोई फोर्स उसको खींचकर उसकी डेड बॉडी के पास ले गई है। कई सारी डेड बॉडीज के साथ उसकी डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी, कोल्ड ब्लू। उसको अच्छा नहीं लगा अपनी डेड बॉडी को देखकर, और वहाँ पर बात करें, अरे इसका कौन करेगा, इसका तो कोई है ही नहीं आगे पीछे का, इसकी फ्यूनरल के लिए कौन पैसा देगा। तो वहाँ पर वो उसको सीन शिफ्ट होता है और वो अपने दोस्तों को देखता है कि अरे मौली को तो फ्यूनरल, हमको कम से कम और कुछ नहीं, हम उसके दोस्त हैं, हमने उसके साथ ज़िंदगी भर काम किया है, हमको उसको एक फ्यूनरल तो देना चाहिए प्रॉपर। तो वो दोस्त मिलकर जाते हैं और वहाँ पर जहाँ पर मौली की डेड बॉडी पड़ी है वहाँ उसको बोलते हैं कि हम ज़्यादा पैसा तो नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, जितना इकट्ठा कर पाएंगे आप उसमें हमको मिनिमम पॉसिबल पैसे में हमारे को इसका फ्यूनरल अरेंजमेंट करा दीजिए। तो वो व्यक्ति भी बिजनेसमैन था अव्वल दर्जे का, उसने कहा हाँ हाँ तुम एक पैसा इकट्ठा करो, कुछ नहीं। तो मौली की बॉडी को वो जो कॉफिन होता है वो मिल जाता है, और उसके अंदर भूसा टाइप कुछ डाल दिया जाता है, बस किसी तरह से काम निपटाया जाता है। मौली देखता है कि उसके फ्यूनरल के लिए बहुत लोग बहुत मुश्किल से पैसा निकाल रहे थे, बहुत ग्रजिंगली, कि अरे अब इसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा, इस भाव के साथ लोग पैसा दे रहे थे। सो मौली देखता है ठीक है, फिर इतने में वो वापस अपने नथिंगनेस में चला जाता है। फिर उसको दोबारा लगता है कि वो दोबारा से वो देखता है कि उसकी जो डेड बॉडी है उसको दफनाया जा रहा है। फिर वो दोबारा नथिंगनेस में वापस चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद सोचता है कि वो कौन सी बुक थी, अपनी उसी स्टेट में अदर साइड में ही सोच रहा है कि वो कौन सी बुक थी रामपा की, मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी। रामपा ने कहा था बिलीव 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 इन समथिंग, अगर तुम कैथोलिक हो तो बिलीव करो, अगर तुम ज्यू हो तो बिलीव करो, बट यू बिलीव इन समथिंग। सोच रहा था कि ये क्या, कौन था रामपा। इतने बार ऐसा उसको लगा कि रामपा जी उसके बिल्कुल फेस में आकर ये पूरा सेंटेंस बोल के गए हैं कि बिलीव बिलीव बिलीव। तो इतने में उसको ऐसा फील होता है कि उसकी बॉडी फिर नीचे जा रही है, और जहाँ पे उसको दफनाया गया था वहाँ पर उसको अपनी बॉडी को देखता है, और क्या पाता है फ्रेंड्स कि वो जो उसको ऐसा लगता है वो अर्थ के अंदर चला गया जहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी है। उसने अपनी सड़ती हुई डेड बॉडी को देखा जिसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स भी आ गए थे। उसको बहुत ही रिपल्शन हुआ कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ। फिर वो वापस नथिंगनेस में चला गया। सो वो ये प्रोसेस होता है, वो सोच रहा है कि मैं अगर जिंदा हूँ, मैं मर गया हूँ, मैं फील कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ। तो मुझे वो रामपा ने क्या बोला था, मैंने उसकी उस बुक में क्या पढ़ा था, यू फॉरएवर बुक में मैंने क्या पढ़ा था, हल्का सा ही पोर्शन पढ़ा था, उसके बाद मैंने उसको टॉस कर दिया था। क्या पढ़ा था मैंने उस बुक में।
तो उसको जैसे ही सोचता है फ्रेंड्स, वैसे ही उसको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा और आगे बढ़ा, थोड़ा प्रकाश आया कि उसने डेथ के बाद की लाइफ के बारे में क्या बोला था। ऐसे विचार आते ही कुछ प्रकाश आने लग गया। उसको फिर शक हो गया कि ये क्या हो रहा है, कि ये थोड़ा सा लाइट कहाँ से आ गई, ऐसा थोड़ा ना होता है, मेरी तो मौत हो चुकी है। और जैसे ही सोचता है फिर अंधेरा छा जाता है। अल्टीमेटली ख्याल आता है कि ये बोलूं कि मुझे मेरी मदद करो, अगर कोई गॉड है, कोई है तो मेरी मदद करो। जैसे ही फ्रेंड्स उसको ये थॉट आता है, उसका एकदम से आसपास का एनवायरनमेंट और उसमें और ज़्यादा लाइट आनी शुरू हो जाती है। उसको ऐसा लगता है वो प्लास्टिक के अंदर से सब कुछ दिख रहा है। जैसे प्लास्टिक के अंदर से सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है, वैसे ही उसको सब कुछ धुंधला दिख रहा है। और वो सोचता है ये हट क्यों नहीं रहा, मेरी मेरी नज़र ठीक क्यों नहीं हो रही। तो उसको दूसरी साइड से आवाज़ सुनाई दे रही है, बोलो बोलो, कि हाँ मैं डेथ के बाद की लाइफ में बिलीव करता हूँ, बोलो मेरी हेल्प करो, हम तभी तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, जैसे होता है ना कैसे दूर से आवाज़ आ रही होती है फ्रेंड्स, वैसे उसकी आवाज़ आ रही थी। बोलो, हम सुन रहे हैं, मदद मांगो, हम तैयार हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। तो बोल देते हैं एक बारी कि हाँ हाँ प्लीज़ हेल्प मी। जैसे ऐसा बोलते हैं, वो जो पॉलीथिन था जिसमें वो फंसे पड़े थे, वो पॉलीथिन हट जाता है, पॉलीथिन लाइक सब्सटेंस। तो वो पॉलीथिन हट जाता है, वो जेल हट जाता है, और वो क्लियरली देख सकते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त प्रकाश, जैसे जैसे होता है ना, आंखें चौंधिया गई उनके उस प्रकाश से। और वो देख रहे हैं, और ये कुछ लोग उनके सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। 2 आदमी हैं, 1 औरत है जो उनके लिए खड़े हुए हैं वहाँ पर। और वो देखते हैं कि अरे ये लोग कौन हैं? कहते हैं आओ मौली आओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। मौली देखते हैं कि उन्होंने तो कुछ कपड़े ही नहीं पहने हुए, वो बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं उन तीनों से। कहते हैं अरे मौली मत घबराओ, तुम जब पैदा हुए थे तब भी तुम ऐसे ही थे। तो मौली लेकिन भागता है, और फिर उसके बाद उसको बोलते हैं अरे मत भागो, तुम सोचो कि तुमने कपड़े पहने हुए हैं। तो वो सोचता है, और जैसे ही वो सोचता है कि हाँ मैंने एक ड्रेस पहनी हुई है, उसकी बॉडी पर एक ड्रेस आ जाती है। तो उसको थोड़ा-सा रिलीफ़ फ़ील होता है। फिर ये जो हेल्पर्स थे वो उसको बोलते हैं कि तुम अब थोड़ा रेस्ट करो, तुम थोड़ा थक गए हो, तुम तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, आओ कुछ खा। तो वो कहते हैं मुझे बहुत भूख लग रही है। तो भूख लग रही है, हाँ, तुम जो सोचोगे तुम्हारा खाना तुम्हारे सामने होगा। तो अरे ऐसे कैसे खाना सामने होगा कि तुम जो सोचोगे? तो हाँ, कहते लेकिन तुम पहले एक टेबल सोच लेना, नहीं तो तुम्हें खाना ज़मीन से उठाकर खाना पड़ेगा। तो मौली सोचता है टेबल, तो टेबल बहुत ही ह्यूज हो जाता है, और वो इतना ह्यूज होता है कि उसकी पूरी चेयर ही टेबल के नीचे आ जाती है। दोबारा टेबल इमेजिन करता है, और फिर एक रीज़नेबल साइज़ का टेबल उसके सामने आता है, और जो खाना उसने अपनी लाइफ में खाया होता है वो वैसा ही खाना इमेजिन करता है। और वो उसके बाद वो रेडी होता है कि उसको, वो कहते हैं कि अच्छा इसको ना आप डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, इसको कुछ ज़्यादा समझ नहीं है, इसको हमको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। सो डॉक्टर साहब के पास लेके जाते हैं। मौली डरता है, मौली को लगता है कि डॉक्टर तो, जैसे मौली का जब चेकअप अर्थ पे हुआ था, उसको जॉब मिलनी थी, तो उसका डॉक्टर का एग्जामिनेशन हुआ था। तो डॉक्टर ने उसको नियरली बोल दिया था कि तुम इस जॉब के लायक नहीं हो, तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो। तो वो डर रहा था डॉक्टर के एग्जामिनेशन से। लेकिन इन डॉक्टर साहब से मिलते थे तो बहुत ही जॉली गो लकी फेलो होते हैं, हैप्पी गो लकी फेलो होते हैं। और वो बोलते हैं आ जाओ मौली, आप कोई सोचो मत, तुम अभी थोड़ा रेस्ट करो। और वो सोचता है, सोच रहे कि कहाँ रेस्ट करूँ, उन्होंने मुझे कमरे में छोड़ दिया, यहाँ पे रेस्ट करने की कहाँ जगह। कमरा आधा ही पार करता है कि वो कहाँ हो सो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। तो थोड़ी उसकी बैटरीज रिचार्ज होती हैं, उसको शॉक लगा होता है डेथ का। सो उसकी एस्ट्रल बैटरीज थोड़ी सी रिचार्ज होती हैं। और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि मौली कहते हैं कि मुझे तो भूख भी लगी है। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ इमेजिन करो तुम्हें क्या क्या खाना चाहिए बताओ। तो बताता तो क्या है, बस उसने अपना मेंटल इमेज सोच रहा होता है क्या खाना है, और वो खाना उसके सामने आ जाता है उसी क्षण, तत्क्षण। सो मौली ने इतना कभी खाया नहीं होता, उसको तो जिंदगी भर खाने के लाले थे। बस कुछ कोई कभी हैमबर्गर पकड़ लिया, कभी कुछ भी पकड़ लिया, बस सर्वाइवल मोड में था वो बिल्कुल कंप्लीटली। सो यहाँ पर वो पेट भर खाना खाया। फिर डॉक्टर साहब से ने उसको थोड़ा कुछ उसको बुद्धि में बात डालने की कोशिश करी कि तुम लोअर एस्ट्रल रेल्म में हो, और यहाँ पे तुम जो चाहो वो इमेजिन कर सकते हो। तुम खाना खा रहे हो, तुम इमेजिन करके खा सकते हो, लेकिन तुम्हें खाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी बॉडी यहाँ पर एनवायरनमेंट में से ही एनर्जी ले सकती है, हमको फूड पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है एनर्जी के लिए। तो मौली काफ़ी सरप्राइज होता है, लेकिन हाँ ठीक है, मान जाता है कि हाँ शायद ऐसा होता होगा। तो डॉक्टर साहब उसको ये भी कहते हैं कि ये लोअर एस्ट्रल है।
जब तुम हायर एस्ट्रल पे जाओगे तो वहाँ पर और भी अच्छे और भी मज़ेदार एक्सपीरियंसेस होंगे। वहाँ तो तुमको खाना इमेजिन भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे वैसे-वैसे ही और अच्छा तुम्हें और अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। मॉली काफ़ी सरप्राइज़ होते हैं इस सब इन्फॉर्मेशन से कि ये हो क्या रहा है? फ्रेंड्स आप सोच ही सकते हैं, एक कंप्लीट नॉन बिलीवर जिसको कि डेथ में विश्वास जिसको मतलब बस लगता है वो खत्म है डेथ के साथ, उसके लिए एक और नया बिल्कुल एग्जिस्टेंस खुल गई है डेथ के बाद, उसको तो बहुत ही शॉक लगता है। सो फ्रेंड्स उसको बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं मन में, डॉक्टर साहब उसको पूरी कोशिश करते हैं उसके उन सवालों का जवाब देने में। तो कहते हैं डॉक्टर साहब अगर मैं मर गया हूँ तो मुझे तो भूत होना चाहिए था। मैं तो आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको छू सकता हूँ, आप मुझे छू सकते हैं, ये क्या है फिर? तो डॉक्टर साहब हंसे और उन्होंने कहा कि तुम जिस भी रेल्म पे जाओगे, अभी तो तुम लोअर एस्ट्रल पे हो, तुम 9th डायमेंशन पे भी जाओगे, वहां पर भी तुम्हारी बॉडी होगी 9th के हिसाब से। तो अब हम एक दूसरे को छू सकते हैं और एक देख सकते हैं क्योंकि हमारा सेम व्हीकल है। व्हीकल माने हमारा शरीर का टाइप सेम है, हमारा सेम वाइब्रेशन का बॉडी है, तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को छू सकते हैं। लेकिन तुम अगर अर्थ पर जाओगे इस समय तो तुम इनविजिबल होगे उनको। कुछ बात मौली की समझ में आती है। मौली को और भी कन्फ्यूजन्स है फ्रेंड्स। पूछता है कि डॉक्टर साहब अगर ये मतलब ये ऐसा होता है क्या कि जो लोग बहुत होली होते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, उनको आगे की जगह मिलती है हेवन में? और डॉक्टर साहब बहुत ज़ोर से हँसे और उन्होंने कहा कि मौली, ये जो तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है ना अर्थ पर कि ये मुस्लिम्स का, ये ज्यूज़ का, ये कैथोलिक्स का, ये हिंदूज़ का, ये सब गलत है। तुम्हारी अर्थ पर ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बिल्कुल फॉल्टी है। अनफॉर्चुनेटली यही सब बातें सिखाई जा रही हैं। तो उसने कहा तो क्या, मुझे तो बचपन से बहुत डर लगता है। बचपन में हमको डांट के बोला कि ये होली बुक पढ़ो, प्रेयर करो। मैं प्रेयर करता था लेकिन मेरी जिंदगी में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा छोड़ो, अपनी जॉब करो और अपने आगे बढ़ो। तो मौली तो उसने कहा कि हाँ मौली, ये अर्थ पर तुम लोगों को यही सिखाया जाता है। कहते हाँ, मुझे तो उस गॉड से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि मैं ऊपर जाऊंगा और मुझे गरम गरम फोर्क से जला देंगे, मुझे ब्रांड कर देंगे मेरी बॉडी को गरम गरम फोर्क से। उसने कहा कि अरे मौली, ये तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे ये तो बहुत तुम्हारे अर्थ पे यही सब बातें सिखाते हैं, बहुत ही रॉन्ग नोशंस लोगों के दिमाग में डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी वर्थ अर्थ पर किस बात से होती है कि आप कितने हाई बॉर्न पेरेंट्स के घर पैदा हुए हो, आपके पेरेंट्स कितने ऊंचे हैं, उससे आपका सोशल स्टेटस डिटरमिन होता है। लेकिन यहाँ पर आपका स्टेटस इस बात से डिटरमिन नहीं होता कि आप क्या थे, इस बात से डिटरमिन होता है कि आप क्या बने, व्हाट डिड यू बिकम, ये आपका स्टेटस डिटरमिन करता है। तो मौली को फ्रेंड्स काफ़ी सारे शॉक्स लग चुके होते हैं और उसको लगा कि अरे ये तो कुछ बहुत ही अलग दुनिया है, मैंने तो क्या सोचा था और क्या हो गया। तो डॉक्टर साहब ने उसको ये भी कहा कि यहाँ पर एस्ट्रल वर्ल्ड पर भी स्कूल्स हैं और तुम यहाँ पर बहुत कुछ सीखोगे एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में उन स्कूल्स में। और जब तुम्हारा पृथ्वी पर जाने का टाइम आएगा तो तुम वहाँ पर दोबारा जाओगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार तुम अपनी लाइफ को बेटर बनाओगे और एक हायर डायमेंशन में और एक हायर एस्ट्रल प्लेन में लैंड करोगे, 2-3 स्टेप्स और ऊपर आगे बढ़ोगे, हमें ये उम्मीद है। मौली कहते हैं अच्छा हम ठीक है। मौली को कुछ बात समझ आ रही होती है फ्रेंड्स। मौली को फिर भी अभी लगता है कि अरे ये मैं हूँ कहाँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, इसके आगे क्या है। तो डॉक्टर साहब उसको बोलते हैं कि देखो तुम्हारा यहाँ तुम जिस एस्ट्रल प्लेन पे हो वहां पर तुम्हें बहुत जल्दी अर्थ पर जन्म लेना पड़ता है। मान लो 3 महीने बाद ही, मरने के 3 महीने बाद ही तुम्हारा दोबारा जन्म हो जाएगा। लेकिन जब तुम हायर से जाते हो ना तो हायर में तुम्हें बहुत स्पेस बढ़ता जाता है तुम्हारे जन्म लेने के विषय में। यहाँ पर 3 महीने ही है, आगे और भी बढ़ता जाएगा स्पेस जैसे जैसे तुम आगे हायर लेवल्स पे जाओगे। फ्रेंड्स मौली को कुछ बात समझ आती है और उसको बहुत लर्निंग करनी है। अब सोच सकते हैं फ्रेंड्स, जब हम अपनी इन सारी रॉन्ग नोशंस के साथ हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें क्या समझ आता है, हमारे लिए वो जगह कितनी अनजानी होगी, कितनी अजनबी जगह होगी, ये कॉन्सेप्ट्स कितने अजनबी होंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमें लॉब्सैंग रामपा जी जैसे ग्रेट मास्टर्स का नतमस्तक होना चाहिए, जिन्होंने अदर साइड की नॉलेज हम सब लोगों के यूज के लिए ला कर रख दी। अभी हमारे ऊपर है कि हम अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलना चाहते हैं या वैसे ही बंद रखना चाहते हैं।
सो फ्रेंड्स, इस तरह से मॉली को लेके गया हॉल ऑफ मेमोरीज में लेकर गया गया, जहाँ पर उसको अपनी पुराना लाइफ टाइम्स दिखाए गए, उसने जो लर्निंग करनी है और आगे क्या होगा वो थोड़ा थोड़ा उसको दिखाया गया। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मॉली को हम यहीं पर बाय बाय कर देते हैं। यहाँ पर ऑथर मॉली को छोड़कर हमें एक नेक्स्ट लाइफ की तरफ लेके जाते हैं, और वो है लाइफ मिस्टर हॉगी की। सो हॉगी एक बड़े बिजनेसमैन हैं, ज्यू थे उनके फादर, लेकिन वो अपना धर्म परिवर्तन करके कनाडा में आकर बस गए, और उनको लगा अच्छा कैथोलिक होना ज़्यादा बेटर है, तो कैथोलिक हो गए, ताकि क्योंकि उनको लगा बहुत सारे सेंट्स भी प्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ पर लोग जनरली कैथोलिक्स भी हैं। सो पिता ज्यू हैं और बेटा कैथोलिक है। सो हॉगी के बहुत छाती में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, और वो उसको वो लगता है कि अरे मेरा तो अंत लगता है मेरे पिताजी की तरह ही होगा। उसके पिताजी की भी बहुत ज़ोर से हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी। सोचते अपने अपने पिताजी के लास्ट डेज के बारे में सोचता है, जब वो ऊपर से तो कैथोलिक थे, अंदर से ज्यू ही थे। अंदर से वे सोच रहे थे अच्छा मेरी मृत्यु होने वाली है, कोई मुझे कदिश पढ़ दे, जो उनकी टेक्स्ट होता है ना फ्रेंड्स, कोई मुझे कदिश पढ़ दे। तो उनका डॉक्टर कहता है कि अपने बेटे को बुला लो, हॉगी को बुला लो। तो हॉगी कहता है कि हॉगी आया, तो हॉगी तो शॉक्ड हो जाता है, वो तो कैथोलिक है, उसने तो ज़िंदगी भर कैथोलिक में पला बड़ा है, वो अब कैसे चला जाए और कैसे ज्यू का वो टेक्स्ट पढ़ दे। तो कहते हैं कि नहीं फादर, आप कन्वर्ट हो जाइए फटाफट से, नहीं तो आपको हेवन में भी जगह नहीं मिलेगी। तो फादर कहते हैं कि अरे हॉगी, मैं ज्यू में और कैथोलिक में जब उनकी मौत होती है उन्होंने जाना तो सेम जगह होता है, तो ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। खैर पिताजी उससे ज़्यादा बहस नहीं करते, पूरा एपिसोड याद आ रहा है हॉगी को। और हॉगी को भी उसकी हालत बिगड़ती जाती है फ्रेंड्स दिन प्रतिदिन, और उसको लेकर जाया जाता है हॉस्पिटल, लेके जाया जाता है। वहाँ पर कोशिश की जाती है उसके ऊपर कुछ इंजेक्शंस लगा, कुछ दवाइयाँ दे, कुछ सांत्वना दे, लेकिन उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता। तो वो देखता है, उसको सुनाई दे रहा है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि ही स्लिपिंग, ये निकल रहा है हमारे हाथ से। कहते मैं तो यही हूँ, लेकिन देखते कि मेरा व्यू चेंज हो चुका है। वो उसको सब कुछ ऊपर से दिखाई दे रहा है, उसको ऊपर से क्या दिखाई दे रहा है, सबके सिर दिखाई दे रहे हैं, और एक बॉडी दिखाई दे रही है नीचे पड़ी हुई, और वो उस बॉडी के साथ वो एक तार से, जैसे होता है ना, जैसे तार होती है सिल्वर कलर की तार, उससे वो जुड़ा हुआ है। बहुत हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया, मैं ऊपर हूँ, मेरी वाइफ नीचे है, एक डेड बॉडी की तरफ देख रही है, अरे डेड बॉडी किसकी है जिसकी तरफ वो देख रही है, अरे ये तो मैं ही हूँ। वो अपनी एस्ट्रल बॉडी से फ्रेंड्स अपनी नीचे फिजिकल बॉडी को देख रहा होता है, और उसको वो सिल्वर कॉर्ड दिखाई दे रही होती है। आप सब जानते ही होंगे कि हमारी फिजिकल बॉडी हमारी एस्ट्रल बॉडी से कनेक्टेड होती है एक सिल्वर कॉर्ड के थ्रू। मृत्यु के बाद ये सिल्वर कॉर्ड डिसअपियर हो जाती है। तो हॉगी पक्का कैथोलिक था, बहुत कैथोलिसिज्म में विश्वास करता था, एंजल्स में, क्या होगा डेथ के बाद, हम हेवन में जाएंगे, वहाँ पे एंजल्स हार्प प्ले कर रहे होंगे, क्लाउड्स पे बैठे होंगे। ये फ्रेंड्स उसका अंडरस्टैंडिंग थी डेथ के बाद की। तो हॉगी जी को आवाज़ सुनाई देती है कि आओ हमारे साथ, आओ कम विद अस, विल टेक यू टू हेवन, हमारे साथ चलो, छोड़ दो बॉडी को, छोड़ दो। और उसको वही फीलिंग होती है कि वो एक ट्यूब के थ्रू पास करता है, और दूसरी साइड में एक ब्लाइंडिंग लाइट के बाद वो अपने हेवन में पहुंच जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हेवन का नज़ारा लॉब्सेंग रामपाल जी डिस्क्राइब करते हैं हम सब के लिए। सो हेवन में वो देख रहे हैं कि बहुत सारे एंजल्स उड़ रहे हैं, उन्होंने हॉगी को पकड़ा हुआ है, हॉगी को पकड़कर उन्होंने एक जगह पर लाकर रख दिया। तो हॉगी को लगा कि ये एंजल्स हैं या डिलीवरी मैन है, मेरा हाथ पकड़ के उठाकर लेकर जा रहे हैं। तो अभी तो उसको ठीक है, अभी तक तो उसको समझ आ रहा है कि हाँ मैं हेवन में आ गया हूँ। तो हेवन में आ गया तो उसको कहते हैं कि चलो अब तुमको रिकॉर्डिंग एंजल के पास जाना है, वहाँ पे तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग होगी। तो उसके पास रिकॉर्डिंग एंजल के पास उसको उठाकर लेकर रख देते हैं, और रिकॉर्डिंग एंजल पूछते हैं हाँ तुम्हारी डेथ कब हुई थी। जैसे फ्रेंड्स आपने ऑफिस में देखा ना लोगों को काम करते हुए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फैशन में उससे सारे सवाल जवाब हो रहे थे। उसको लगा कि ये हेवन है क्या। हॉगी का तो कॉन्सेप्ट पूरा हिल गया कि क्या ये डेफिनेशन है हेवन की, एंजल्स आ रहे हैं उसको छोड़ के जा रहे हैं। फिर उसने अपनी डिस्क्रिप्शन दी कि हाँ मेरा नाम हॉगी है, इतने साल में मेरी मृत्यु हुई थी, ऐसे मृत्यु हुई, ऐसे करके उसने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया। अब उन्होंने रिकॉर्डिंग एंजल ने उसका ठीक है अभी पता किया सब कुछ, और उसके बाद एंजल्स ने उससे कहा अब तुम्हारा प्रेयर पे जाने का टाइम हो गया, चलो। उसको उठाकर उन्होंने जाके चर्च में लेकर रख दिया। ये उसको लगा कि ये क्या हेवन है, ये तो एक जोक है। वो जो उनके एंजल्स के विंग्स भी फड़फड़ा रहे थे, आवाज़ करते हुए फड़फड़ा रहे थे, और उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया गया। फिर भी वो पूरी प्रेयर में बैठा, और प्रेयर इतनी लंबी चले
ख़त्म ही ना होने का नाम ले। तो बहुत ही परेशान हो गए, एंजल्स यहाँ से वहाँ उड़ते जा रहे हैं, बाव कर रहे हैं ऑल्टर के सामने, ऐसे ऐसे करके दे वर टेकिंग अ बाव इन फ्रंट ऑफ द ऑल्टर। तो वो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या, ये कौन सा टाइप का हेवन है, ऐसा होता है क्या हेवन? डिलीवरी मैन आपको लाकर चर्च में रख देंगे, आप प्रेयर करते रहो, उसके बाद आप फिर उड़ के वापस अपने दूसरी जगह पर चले जाओ। उसको लगा ये तो हेवन नहीं हो सकता, बॉस ये हेवन नहीं है, ये तो मुझे बुद्धू बनाया गया आज तक। जैसे ही फ्रेंड्स उसके दिमाग में ये थॉट आई, उसको ऐसा लगा जैसे उसके सामने एक पर्दा फटा हो, और पर्दा फटा और उसके फादर उसको सामने दिखाई देते हैं, और वो भागकर उनसे मिलता है, भाग कर जाते हैं, फादर फादर ऐसे करके उनसे मिलता है। तो कहते कि अरे ये आप फादर, आप हेवन में कैसे हैं? आप तो ज्यू हैं, ज्यूज तो हेवन में आते ही नहीं। तो उसके फादर बहुत हंसते हैं कि ये सब तुम्हारा, ये सब हमारी रॉन्ग नोशंस है, हमारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, हमारे रिलीजन से हमको जगह नहीं मिलती है, हमको अपने अपने कामों से, अपने अपने थॉट से, जो हमारी जो साइकी में थॉट्स रहे हैं उससे हमारे को जगह मिलती है। तो वो काफ़ी शॉक्ड रहते हैं कि उसको तो ज़िंदगी भर उसने यही पढ़ा होता है, हेवन जाएंगे, वहाँ पे एंजल्स आएंगे, वहाँ पे वो हार्प पे म्यूज़िक प्ले कर रहे होंगे और ये सब कुछ होगा। तो ये तो उसके लिए काफ़ी शॉकिंग था। तो उसके फादर कहते कि हाँ, अभी तुमको काफ़ी कुछ सीखना है, तुमने काफ़ी कुछ, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी गड़बड़ रही है। सो हॉगी कहते कि फादर, बट फादर यू टेल मी। तो उस फादर कहते मुझे फादर मत बोलो यहाँ पर। तो सब लोग आसपास हंसना शुरू हो जाते हैं कि मुझे फादर मत बोलो, अब हम यहाँ पे कोई फादर नहीं है, ठीक है? अभी अभी तुमको समझ नहीं आ रहा, कहते तो मैं आपको क्या बुलाऊं? ठीक है, तुमको अभी समझ नहीं आ रहा ना, तो अभी तुम फॉर द टाइमिंग बुला लो। इतने में वो हॉगी काफ़ी डिस्टर्ब्ड होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जिस चीज़ में हमने ज़िंदगी भर बिलीव किया वो एकदम से आपके सामने ऐसे हो जाए कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े हिल जाते हैं। तो हॉगी को इसी तरह से उसको भूख लगी, उसने कहा फादर मुझे भूख लग रही है। तो फादर ने कहा कि यहाँ पे खाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उन्होंने कहा आप कह रहे हैं खाने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे ज़ोर से भूख लग रही है। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया ना, ये बोलना शुरू किया कि मुझे तो भूख लग रही है, उसने रियलाइज़ किया कि उसको भूख लग ही नहीं रही थी, उसकी भूख एकदम से ख़त्म हो गई थी। सो काफ़ी नया वर्ल्ड था ये हॉगी के लिए, जैसे कि हमारे मौली के लिए था। और हॉगी आगे और बढ़ता है तो उसको फादर बोलते हैं कि अब तुम्हें हॉल ऑफ मेमोरीज़ में जाना होगा। हॉल ऑफ मेमोरीज़ में तुमको तुम्हारे पिछले जन्म दिखाए जाए, तुमने लाइफ टाइम में जो कुछ किया है वो तुमको दिखाया जाएगा। सो हॉगी काफ़ी काफ़ी परेशान होता है कि अच्छा अब मुझे हॉल ऑफ मेमोरीज़ में, वहाँ से एक कैट को निकलते देखता है हॉल ऑफ मेमोरीज़ में से। वो कैट ऐसे जा रही होती है, मुँह लटका के जा रही होती है, शेम फेस्ड। तो कहते कि ये फादर ये भी गई है हॉल ऑफ मेमोरीज़ में। तो उसके फादर हंसते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये ह्यूमन बीइंग्स को गलती लगती है कि वो ही है फाइनेस्ट क्रिएशन और बाकी सब नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी का अपना प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, किसी से कोई किसी का कंपैरिजन नहीं है, हम सब अपने अपने प्लेन्स में हैं। तो वो कैट देखती है और फटाफट से छुप जाती है जाकर। तो ये उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट था कि कैट को भी हॉल ऑफ मेमोरीज में जाना पड़ता है और वो मुंह लटका के आ रही होती है। सो वो काफ़ी नया कॉन्सेप्ट था उसके लिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम अपने इस कैरेक्टर को छोड़ते हैं और हमें लॉबसैंग रामपा जी थर्ड लाइफ की तरफ लेकर जाते हैं। और थर्ड लाइफ है फ्रेंड्स ब्रदर आर्नल्ड की। ब्रदर आर्नल्ड ने एक बड़ी पायस लाइफ जी है। वो एक बूढ़े मंक हैं और एक रिपोर्टर उनसे एक बड़ी ही मसालादार स्टोरी चाहता है। वो रिपोर्टर चुपचाप से उनके पास आता है, वो गार्डन में होते हैं, उनको बोलता है कि मुझे बताओ यहाँ पर सभी होमोसेक्सुअल्स हैं ना, मुझे एक स्टोरी दो दैट यू ऑल आर गेज हियर। तो वो ब्रदर आर्नल्ड कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो तुम गलत बात कर रहे हो। वो इतना एंग्री यंग मैन होता है, वो ब्रदर आर्नल्ड के चेस्ट पे बहुत जोर से पंच मारते हैं और वो तो चारों खाने चित हो जाते हैं। एज इट इज़ वो एक ओल्ड मैन थे, तो उनको वहाँ से वो रिपोर्टर इतनी देर में गायब हो जाता है। और अब ये इनको लेके जाया जाता है अंदर, पता चलता है कि इनको तो काफ़ी चोट आई है और ये भी लगता है कि इनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लेकिन ब्रदर आर्नल्ड को डॉक्टर्स पर ज़्यादा विश्वास नहीं था फ्रेंड्स। उनको लगता था कि नहीं ये पता नहीं क्या ही करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया जाने से। तो उनसे ऐसा भाई नहीं तुम जाओ, पर उन्होंने बिल्कुल कंप्लीटली मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। और बहुत कुछ ही देर में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो उनको अपने आसपास एक शैडो फील होती है। उनको ऐसा एहसास होता है कि उनके फादर हैं वहाँ पर। तो
खैर अभी तक उनको क्लियर कुछ नहीं था, तो वो अपनी उस ट्यूब के थ्रू दोबारा जो ट्यूब के थ्रू जाते हैं अगली अदर साइड पर प्लॉप के साथ निकलते हैं और वो उनको एक अगेन ब्लाइंडिंग लाइट मिलती है। ब्लाइंडिंग लाइट थोड़ी देर में उनको यूज टू हो जाते हैं वो इस लाइट के, और देखते हैं सामने अब क्लियरली देखते हैं कि उनके फादर होते हैं। तो उनके फादर, ये मैं कहाँ हूँ, ये इतनी तेज़ रोशनी कैसी है और मैं हूँ कहाँ पर? तो फादर कहते हैं कि अब तुमको बहुत कुछ सीखना है, यू हैव टू लर्न एंड अनलर्न मच। तो फादर, मैं यहाँ पे मैं कैसे आ गया यहाँ पर, मैं कहाँ पर हूँ? तो फादर कहते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेशन है, तुम यहाँ पर कुछ टाइम रेस्ट के लिए हो, रेस्ट एंड रिकूप के लिए हो, उसके बाद तुम अपना हायर डायमेंशन में जाओगे। तुमने एक अच्छी लाइफ जी है, तुम ऊपर के डायमेंशंस में जाओगे। ये कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स इस बुक में उठता है कि डायमेंशन ऊपर नीचे का क्या मतलब है भाई। तो हम जानते हैं कि डायमेंशंस ऊपर नीचे की टर्म्स में हमको नहीं समझना, वो तो एक सब इंटरपेनिट्रेटिंग होती है, लेकिन हम अपनी समझने के लिए बोल सकते हैं हाई लो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स। तो खैर फादर उसको बोलते हैं कि तुम तो हायर डायमेंशन में जाओगे। देखते हैं कि वहाँ पे सब कुछ पीसफुल होता है, एनिमल्स वगैरह सब लोग बिल्कुल प्यार से, कोई डर नहीं था, बिल्कुल प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। सो ब्रदर आर्नल्ड को उसके बाद लेकर जाया जाता है हॉल ऑफ मेमोरीज में। यहाँ पर हम भी हॉल ऑफ मेमोरीज में चलते हैं फ्रेंड्स। उनकी हॉल ऑफ मेमोरीज में वो जाते हैं तो वहाँ पर अंधेरा गुप्त, लेकिन फिर भी वो खुद से उनके कदम बढ़ते जा रहे हैं, खुद से उनके कदम अपने आप से बढ़ते जा रहे हैं। वो ऐसे लग रहा है मैग्नेटिकली एक जगह पर पहुंच गए। एक पॉइंट ऑफ, बिल्कुल अंधेरा था, एक पॉइंट ऑफ लाइट आई और वो लाइट एक गोला बन गई, और वो गोला अर्थ था। उसमें उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ देखी फ्रेंड्स। पास्ट लाइफ में उन्होंने एक व्यक्ति को मार दिया था स्पीयर से। लड़ाई हो रही थी आपस में, एक कॉम्बैट बोलते ना जिसको, एक दूसरे के सामने आमना सामना हो रहा था। तो उस कॉम्बैट में उन्होंने सामने वाले को स्पीयर से मार दिया, भाले से, और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो उनको अपने आसपास कुछ आवाज़ सुनाई दी, कि ऐसी आवाज़ आई थी जैसे कि उन्होंने देखा कि उनके आसपास दो ग्लोब टाइप हैं, और वो ग्लोब उनसे बात कर रहे थे टेलीपैथिकली। ये बात फ्रेंड्स हॉगी ने भी रियलाइज की थी कि वो बात वहां पे टेलीपैथिकली कर रहे थे। टेलीपैथी क्या होता है फ्रेंड्स? थॉट ट्रांसफरेंस, डायरेक्ट थॉट ट्रांसफरेंस। तो ये जो गोले थे उनके दोनों आसपास, ये डायरेक्टली थॉट इन तक पहुंचा रहे थे। तो उन्होंने उसी ग्लोब ने बोला, उसी ऑर्ब ने बोला कि ये तुमने गलत काम किया था इस लाइफ टाइम में, तुम्हें कई लाइफ टाइम्स दोबारा आना पड़ा इस गलत काम के लिए। तो उनको बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा था ब्रदर आर्नल्ड को, जैसे वो बिल्कुल वहीं पर हैं, उसी सीन में हैं। पहले उनको ऐसा लगा कि वो इस ग्लोब के अंदर स्टक हो गए, और उसके बाद वो उसी सीन को विटनेस कर रहे हैं, जैसे जी रहे हैं उस सीन को। फिर उसके बाद उनको उन दोनों गोलों ने, उन दोनों ऑर्ब्स ने बोला कि तुमने अच्छी लाइफ जी है, लेकिन तुम लेजी थे, तुम आगे बढ़ सकते थे लेकिन तुम आगे नहीं बढ़े। तो इस पर खास ब्रदर आर्नल्ड ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो फिर वो कहते हैं कि मैं आपको देख नहीं सकता। तो वो दोनों ऑर्ब्स बोलते हैं कि हाँ, हम हायर डायमेंशन के हैं, इसलिए तुम हमें नहीं देख सकते, लेकिन तुम भी उसी डायमेंशन को बिलोंग करते हो, अब तुम हमें देख पाओगे। जैसे ही ऐसा उसने बोला, वैसे ही ब्रदर आर्नल्ड खुद एक ऑर्ब बन गए, और अब वो इन दोनों को देख सकते थे। उड़कर वो हायर 5th डायमेंशन की ओर जा रहे हैं। और वहाँ पर ब्रदर आर्नल्ड क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि गार्डन में कुछ लोग बैठकर कुछ कर रहे थे, आपस में गोला बनाकर। वो पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि ये अपने थॉट से कुछ क्रिएट कर रहे हैं। थॉट से भी क्रिएट होता है? हाँ, ये थॉट से क्रिएट करें, और उसके बाद ये अर्थ के लोगों में इस आइडिया को प्लांट करेंगे उनके दिमाग में, ताकि वो कुछ अच्छा क्रिएट करें सबकी वेलबींग के लिए। तो ब्रदर आर्नल्ड काफ़ी हैरान होते हैं कि ऐसा भी होता है क्या। और उसके बाद ब्रदर आर्नल्ड कहते हैं मुझे तो यहाँ होना नहीं चाहिए था, मैंने तो ऐसा कुछ खास किया नहीं, आई वॉज जस्ट अ पुअर मंक। तो उन्होंने कहा कि पुअर मंक का क्या मतलब है? आपको, आपके साइकी को अच्छी तरह से टेस्ट किया गया है और आप बिल्कुल इस हायर डायमेंशन के लायक हैं। तो ब्रदर आर्नल्ड को लगा कि क्या हम यहाँ से भी अर्थ पे जा सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, कुछ खास सर्कमस्टांसेस में आप अर्थ पर जा सकते हैं। आपका कुछ खास काम हो, आपका कोई खास मिशन हो, कुछ सीखना, कुछ सिखाना हो, आप कुछ सीखना सिखाना हो, तब आप अर्थ पर इनकारनेट करना चूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रदर आर्नल्ड की हाई 5th डायमेंशन की जर्नी स्टार्ट होती है, और हमें ऑथर यहीं पर तीनों लाइफ्स को पर्सपेक्टिव में दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हम मॉली से, हॉगी से ब्रदर आर्नल्ड का हमने सफ़र देखा। एक नॉन बिलीवर से एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर से एक पायस मैन,
और उनकी कितनी कैसे जर्नी डिफर करती है। सो फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरती से हमारे लिए लोब्सैंग रामपाल जी ने ये बताया कि सभी का सेम करियर नहीं है, कि हम सोचें अब मरे और हेवन में चले गए और वहाँ पर अप्सराएं आ गई। सो अप्सरा का भी एक एपिसोड आया था यहाँ पे फ्रेंड्स, हॉगी ने देखा था कि ये एक यंग मैन को इमेजिन करा था कि वो उसका हेवन ऐसा होगा, और उसका हेवन वैसे ही वहाँ पे उसको बहुत सारी डांसिंग गर्ल्स मिली। जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है वहाँ पर, उन प्लेन्स पर, हायर प्लेन्स पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी लोब्सैंग रामपाल जी के साथ इन 3 लाइफ्स की जर्नी का अंत होता है। लोब्सैंग रामपाल जी अंत में अपना एक ड्रीम डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें क्योंकि वो पैराप्लेजिक थे, वो कहते हैं कि मैं चल नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी एस्ट्रल ट्रैवल्स बहुत ऑफन करता हूँ, बहुत ईजिली किसी भी डायमेंशन पर जा सकते थे। सो वहाँ पर वो अपना भी एक ड्रीम डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें कि वो एक लेडी पर उसकी जर्नी दिखाते हैं छोटी सी, बट वो हमारा केंद्र बिंदु नहीं है। हमारे केंद्र बिंदु ये तीनों लाइफ्स थी, जिसमें कि हमने देखा कि जैसे यद भावम तद भवति, जैसा आप भाव रखते हैं, जैसी आप समझ रखते हैं, जैसा आप बिलीफ सिस्टम रखते हैं, वैसा आप जाते हैं। कब तक आप रहेंगे उस इल्यूजन में? जब तक आपको उसकी भी सच्चाई नहीं दिखाई दे जाती। आप डांसिंग गर्ल्स इमेजिन करते हैं हेवन में होंगी, बहुत सारी होंगी। कब तक? जब तक आपको समझ नहीं आती। आप एंजल्स को इमेजिन करते रहेंगे और कि आपको उठा कर लेके जाएंगे, आपका प्रेयर्स होती रहेंगी, सॉन्ग्स होते रहेंगे। कब तक? जब तक आपको विश्वास नहीं होता कि ये तो नहीं हो सकता, देयर इज मोर टू इट। सो फ्रेंड्स, इस नोट पर मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप आपने इस बुक की रीडिंग को बहुत एंजॉय किया होगा। मैंने बहुत एंजॉय किया आपके साथ इस बुक को शेयर करना। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम।